हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपने वीडियो देख ही ली होगी कि हम इस मॉडल पेपर फिजिक्स 12th क्लास 2021-22 का जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर पड़ा हुआ उसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि 12th क्लास की फिजिक्स यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो ये इसकी पहली वीडियो है। पूरा मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे कि आप पेपर में 70 में से 70 नंबर लेकर आओगे। 70 में से 70 नंबर आएंगे आपके, लेकिन आपको इसको ढंग से करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए किस तरीके से है। पहला प्रश्न है इसमें, किस विकिरण की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? ऐसा कौन सा विकिरण है जिसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? क्या परावैंगनी किरण है जिसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है? क्या इन चारों में बताना, 1 2 3 4, इन चारों में ऐसा कौन सा विकिरण है, यानी कि ये सभी में से कौन से विकिरण है जिसकी जो क्या है तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो उसका आंसर है आपका ये वाला गामा किरणों। गामा किरणों की जो विकिरण है इन चारों में सबसे न्यूनतम है, राइट। और सबसे न्यूनतम गामा किरण की एक और खास बात मैं बता दूं, ये सभी परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें, ये सभी कैसी हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कौन सी हैं? ये सभी विद्युत चुंबकीय वे विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। सभी क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? गामा किरणों की, राइट। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? गामा किरणों की। चलिएगा अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ख प्रश्न क्या कह रहा है? ख प्रश्न कह रहा है द्रव्य की तरंगदैर्ध्य होगी। द्रव्य की तरंगदैर्ध्य होगी या द्रव्य की तरंगदैर्ध्य किस सूत्र द्वारा निर्धारित की जाएगी? या द्रव्य की जो तरंगदैर्ध्य है ये बताइए। इसमें से तरंगदैर्ध्य क्या का फॉर्मूला लैम्डा बराबर क्या होता है? तरंगदैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर H/P होता है या P/H होता है या P × H होता है या P होता है? तो इसका राइट आंसर है लैम्डा बराबर क्या होता है? H/P, या लैम्डा बराबर होता है H/mv। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो कौन सा है? लैम्डा बराबर H/P। तो लैम्डा बराबर H/P ये होता है। H जहाँ पर H क्या है? H एक पिलांक नियतांक होता है, पिलांक नियतांक। और H बराबर कितना होता है? 6.67 लगा दीजिए, गुणा 10⁻⁻34 या 6.6 कह दीजिए। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर है या किस राशि के संरक्षण पर है? किरचॉफ के प्रथम नियम में कौन सी राशि है जो संरक्षित रहती है, बराबर रहती है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है कि यानी कि संधि की ओर आने वाली धारा का योगफल संधि से दूर जाने वाली धारा के योगफल के बराबर होता है। यानी धारा बोले तो धारा का मतलब क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। तो कुल मिला के बात यह है कि आवेश की बात आ रही है। तो इसमें क्या है? पहले किरचॉफ के प्रथम नियम किस राशि पर संरक्षित है? आवेश पर। और किरचॉफ का द्वितीय नियम भी याद रखना। द्वितीय नियम किस चीज पर संरक्षित रहता है? ऊर्जा पर। द्वितीय नियम में क्या चीज संरक्षित रहती है? ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसमें क्या है? इसमें प्रथम नियम में आपका आवेश संरक्षित रहता है और दूसरे नियम में किरचॉफ का द्वितीय नियम किस राशि पर संरक्षित रहता है? ऊर्जा पर। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश पर। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में आवेश संरक्षित रहता है। चलिएगा अगला, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम धारा का कारण। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम धारा, देखिएगा पीएन संधि डायोड में दो धाराएं होंगी, एक अग्रधारा, उत्क्रम धारा। याद रखना, देखिएगा अग्रधारा, उत्क्रम धारा। तो उत्क्रम धारा किसके द्वारा रहेगी? उत्क्रम धारा रहती है अल्पसंख्यक वाहकों से। और अग्रधारा की बात करी जाए, अग्रधारा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अग्रधारा जो होगी वो किसके द्वारा होगी? अग्रधारा होगी आपके बहुसंख्यक वाहकों से, ठीक है। तो पीएन संधि डायोड में उत्क्रम धारा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? अल्पसंख्यक वाहकों में, ठीक है। अल्पसंख्यक वाहकों से कि एक अति सूक्ष्म धारा उत्पन्न होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्क्रम धारा कहते हैं। ये ऊष्मीय विक्षोभ के द्वारा जनरेट होती है। किसके द्वारा? ऊष्मीय विक्षोभ, ठीक है। चलिए ये इतना याद रखिए, अल्पसंख्यक वाहकों से बहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी टाइप और एन टाइप में
यानी कि पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप अर्धचालक की बात चल रही है। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पी से देखिएगा, पी से पता चल रहा है, पी से पी टाइप, पी से पी टाइप याद रख लीजिए। पी से क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है कोटर, ठीक। एन, एन टाइप, एन टाइप, एन टाइप का मतलब क्या? एन, एन से मतलब क्या? नेगेटिव, नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है। तो देखिएगा पी टाइप में क्या? पी टाइप में आपका कोटर और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। तो कोटर इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में बहुसंख्यक वाहक कौन होता है? पी टाइप में, पी टाइप में बहुसंख्यक वाहक कोटर और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा उत्तर आएगा? उत्तर इसमें आएगा कोटर इलेक्ट्रॉन। कहाँ है? ये रहा कोटर इलेक्ट्रॉन। चलिएगा, मीटर सेतु में तार होता है। मीटर सेतु में तार किस चीज का बना होता है भाई? मीटर सेतु जो होता है उसमें जो तार लगा होता है, तार जो इस्तेमाल करते हैं वो किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो मैग्नीन धातु का तार इस्तेमाल करते हैं। ये महीन तार होता है, एक बारीक तार रहता है, इसलिए हम इसका महीन तार इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, मैग्नीन धातु का, ठीक। चलिए, आपका ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया जो टिक मार्क थे। अब बात कर लेते हैं अगले दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अति लघु प्रश्न का आता है दूसरा, जल्दी से। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरे का कै। ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न हैं, तो एक एक नंबर के प्रश्न में ज्यादा आपको नहीं करना होगा, जितना पूछा है केवल उतना करना है। क्या पूछा है इसने? बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है? तो दूसरे का क्या उत्तर? उत्तर यानी उत्तर लिखने जा रहे हैं हम दूसरे का, प्रश्न संख्या दूसरे का कै, ठीक है। उत्तर संख्या 2 का कै। क्या कह रहा है? क्या पूछा है? बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ बराबर आर ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन जब कभी भी बामर श्रेणी की बात कहिए तो यहाँ पे लिख दोगे आप बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए होता क्या है बेटा? n बराबर लेंगे यहाँ से 3, 4, 5 इस तरीके से अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से उत्तर ले लीजिए। दूसरे का खे की हम बात कर लेते हैं। खे, खे क्या कह रहा है? ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे ये लैम्डा क्या है? आपकी तरंग दैर्ध्य है। आर क्या है? एक नियतांक है, ऋण वर्ग नियतांक, ठीक है। एन क्या है? एन आपकी श्रेणी है 1 2 3 4, 5वीं 6ठी 7वीं दूसरी के लिए 4 लेंगे, 5वीं इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला, एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? तो लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा भाई? 1/, क्या है? हाँ, n बट्टे v माइनस 1/u बराबर n-1/r, ठीक है। यहाँ पर n क्या है? अपवर्तनांक है। n क्या है? अपवर्तनांक है। v क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक है। u क्या है? v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, r वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जहाँ ये चीज़ जरूर याद रख लेना। n क्या है? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, सिंपल सी बात है, अपवर्तनांक लिख दिया। u क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और आपका r क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। r क्या है? आपकी वक्रता त्रिज्या। ओके, चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे दूसरे का गै, दूसरे का गै, इस पे बात है। समस्थानिक क्या है? ठीक है, समस्थानिक क्या? एक उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, समस्थानिक, देखो ये आपकी बात चलती है समस्थानिक, सम्मिश्र समान स्थान, ठीक है। सम्मिश्र समान स्थान हो उसका, स्थान। देखिए तत्वों को, स्थान का मतलब क्या होता है?
भाई पहला क्रमांक, दूसरा क्रमांक, तीसरा क्रमांक। स्थान का मतलब पहले क्रमांक पर कोई बैठेगा, दूसरे पे बैठेगा, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान, मतलब उसको क्रम से बांट दिया क्रमांक। और क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तत्वों का स्थान किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? परमाणु क्रमांक के अनुसार। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? समस्थानिक। स्थान का मतलब परमाणु क्रमांक से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे तत्व, एक ही परमाणु के वे तत्व, यहाँ पे लिख देंगे एक ही परमाणु के ऐसे, एक ही परमाणु के ऐसे, एक ही परमाणु के ऐसे, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका, ऐसे समझो, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। मतलब क्या है? देखिए एग्जाम्पल भी लिख देंगे इसका। एग्जाम्पल एक उदाहरण की बोली है 1H1, 1H2, 1H3। देखिएगा, ये देखिए, देखो ये हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक, और ये क्या है? 1H2 को क्या बोलते हैं आप पता है? इनके सभी के नाम पता होने चाहिए आपको। ये आपका ड्यूटीरियम, ये ट्राइटियम, ठीक है। 1H1, 1H2, 1H3, ये इनके नाम हैं। ओके, चलिए समझ में आ गई बात? ठीक है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ऐसे भी बोल सकते हो। या प्रोटियम, इसका नाम वैसे क्या है एग्जैक्टली? इसका नाम प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ये इसके नाम हो गए। क्या है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ठीक है। 1H1, 1H2, 1H3। देखिए इसका क्रमांक, इसका प्रोटियम का क्रमांक 1 है, परमाणु भार भी 1 है। इसका क्रमांक 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, क्रमांक 1 है, परमाणु भार इसका 2 है, इसको ड्यूटीरियम बोलते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन 3, यानी कि इसका क्रमांक 1 है और परमाणु भार कितना? 3 है। लेकिन ये सभी क्या है? ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। इसीलिए बोला है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु। ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का। तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परंतु उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, उनको हम बोलते हैं समस्थानिक। समझ में आ गई? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक ऐसे लिख दिए, परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक समझ में आ गए? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक, ऐसे लिख दो, परमाणु क्रमांक तो समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे चाहे पहली जैसी परिभाषा, चाहे ये वाली परिभाषा, जो आपका मन करे वो लिख दो, जो ईजी लगे वो कर दो। ये इसके एग्जाम्पल, ठीक है। चलिएगा आगे देखेंगे, आगे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका रेडियो एक्टिव किरणें। देखिएगा ये दूसरे का घ, रेडियो एक्टिव किरणें की विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखो। यानी रेडियो एक्टिव किरणें कौन सी होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा। विभेदन सीमा का क्या मतलब है? देखिए जब रेडियो एक्टिव किरणों को, यानी कि देखिए हम, देखो ऐसा समझो, रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन क्षमता
का बढ़ता क्रम, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब ये क्रम हमको कैसे पता चलेगा? देखिए हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें क्या होती हैं भैया? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो हमेशा अपने आप से कुछ अदृश्य किरणें निकालता रहता है, जिन किरणों को हम रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? एक बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलो इनको खैर छोड़ो, हम ये अलग बात करते हैं। देखिएगा, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ को हमने एक ठोस कांच के उसमें रख दिया, तो इस पे से क्या निकली? कुछ किरणें निकलती रहती हैं, अदृश्य किरणें निकल रही हैं। लेकिन जब किरणों को एक वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है, इन रेडियो एक्टिव किरणों को एक वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजारा जाता है, तो देखते हैं कि यहाँ से तुरंत कुछ किरणें धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, कुछ किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं और कुछ किरणें सीधी निकल जाती हैं। तो इससे पता चलता है क्या पता चलता है कि कुछ किरणें जो धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ गई, कुछ किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ गई, और कुछ किरणें कैसी होती हैं? देखिए सॉरी, ये उल्टा कर दिया, ऐसा करो, इसको कर दें, कुछ ये माइनस वाला माइनस कर दीजिए। ठीक है, कुछ किरणें धनात्मक की ओर मुड़ गई, कुछ किरणें ऋणात्मक की ओर मुड़ गई। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि कुछ किरणें तो ऐसी होती हैं भाई, धनात्मक की ओर कौन मुड़ता है? धनात्मक की ओर आता है ऋणात्मक चीज। ठीक है भाई, धनात्मक चीज की ओर कौन आएगा? कौन आकर्षण दिखाता है? धनात्मक चीज के साथ, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आकर्षण दिखाता है। ठीक है, चलिएगा, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आकर्षण दिखाएगा, और नेगेटिव के साथ कौन दिखाएगा आकर्षण? पॉजिटिव। तो जो किरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ी, तो उनको वो किरणें कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। इसीलिए इनका नाम दिया था अल्फा किरण, इनका नाम दिया था अल्फा किरण। जो धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ी, तो ये किरण कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी, तो इनका नाम दिया था बीटा किरण। क्या नाम दिया था? बीटा किरण। जो ना तो धनात्मक मिली ना ऋणात्मक मिली, सीधी निकल गई। तो सीधी निकलने का मतलब क्या? कि इन पर कोई भी आवेश नहीं है, ये विद्युत उदासीन होती है। इनको नाम दिया गया गामा किरण। क्या? गामा किरण। तो अब आपको पता चल रहा है, देखिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी मुड़ गई, तो इनकी विभेदन क्षमता कैसी है? देखिए, इनकी विभेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सीधे आगे, यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है, तो सबसे ज़्यादा विभेद कौन करेगा? सबसे ज़्यादा इसको छलनी कौन करेगा? फोटोग्राफिक प्लेट पर कौन किरणें आएंगी सबसे पहले? क्योंकि ये सीधी निकलनी है, गामा किरणें आएंगी। फिर उनसे कम कौन सी? ये, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है तो ये पहुंचेंगी। और सबसे कम कौन सी? ये, क्योंकि ये बहुत जल्दी मुड़ गई, तो इनकी विभेदन क्षमता कैसी होगी? सबसे कम। तो सबसे कम विभेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरणों की। ठीक है, अल्फा किरण लिख दोगे, अल्फा किरण। फिर इसके बाद में लिखोगे आप बीटा किरण, बीटा किरण। फिर इसके बाद में लिखोगे आप गामा किरण का, गामा किरण। तो ये है इनका बढ़ता क्रम। ठीक है, सबसे कम विभेदन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरणों की। सबसे ज्यादा होती है गामा किरणों की। ये पता चल गया। चलिए जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। ये चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, ये तो मेरा समझाने का फैक्टर था केवल एक। अगला ये हो गया। अब आता है डे, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? लाइट चली गई, थोड़ी वीडियो पर इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? ठीक, तो ये देखिएगा, जल्दी से हम इसको भी कर लेते हैं। पहले इसको काट देते हैं वीडियो को। देखिए, आपको मैं बता दूं, जैसे ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या है? डी है। ठीक, तो इसकी धारिता कि किस तरीके से बढ़ा सकते हैं हम? और इसकी ये प्लेट है, ये प्लेट है, इस तरीके की ये प्लेट है, ये प्लेट है। तो इनका जो क्षेत्रफल है, इन प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो ए है। ठीक है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, चलिएगा, तो इसकी धारिता को, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो संधारित्र की धारिता, देखो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे लिख देंगे, संधारित्र की धारिता क्या होता है? फॉर्मूला C बराबर ε0 K/A/D, ये होता है सूत्र। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से ये पता चल रहा है, पहली बात, पहला क्या, ऐसे लिख दोगे, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि देखिए, ये तो कांस्टेंट है K,
ये इनके बीच में जो पदार्थ है उस पदार्थ के परावैद्युतांक का मान जितना ज़्यादा होगा धारिता भी उतनी ज़्यादा होगी। इन प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता भी ज़्यादा होगी। लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे धारिता कम होती जाएगी, क्योंकि इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए अब लाइट आ चुकी है, इसको फिर से चालू करेंगे हम। चलिए लाइट आ चुकी है, देखिएगा तो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा। अब आपको क्या कहेंगे हम, धारिता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ये तो एक पॉइंट लिख दिया। ऐसे यहाँ पे तो एक नंबर में तो आप एक पॉइंट लिखोगे, लेकिन कोई और आ जाए तो आप क्या 3 पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। एक, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। क्या है? संधारित्र की प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाकर उसकी या संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब तो लिख लीजिएगा, इतना हो गया। तीसरा लिखना चाहो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक के मान को बढ़ाकर भी संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। या संधारित्र की धारिता के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऐसा परावैद्युतांक रखें जिसका मान 1 से अधिक हो, या परावैद्युतांक रखकर संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट कारगर हैं, केवल 2 पॉइंट लिखिए मारा गोली, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, 1 नंबर में क्या जान लोगे, पूरी कॉपी एक ही नंबर में भर दोगे। ठीक है, आगे वाले बड़े बड़े सवालों को कैसे करोगे। अब आते हैं आपके एंड गेट पर। ठीक है, क्या आते हैं हम, एंड गेट पर आते हैं। सीधे बात कर लेते हैं एंड गेट की। चलिएगा, अब आते हैं अपने एंड गेट पर। ठीक है, 6 प्रश्न आ जाता है। क्या बनाना है? ए एंड डी, एंड गेट बनाना है। देखिएगा, इस एक ही नंबर में ये सवाल, हालांकि 3 नंबर का सवाल है, ये लॉन्ग में आता है। देखिए क्या है, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक। ठीक है, एंड गेट का क्या है? लॉजिक प्रतीक। लॉजिक प्रतीक क्या है? लॉजिक प्रतीक होता है इसका, ये देखिएगा, ये है एंड गेट का लॉजिक प्रतीक। क्या है? इस तरीके का बनाएंगे, डी टाइप का। देखिए, ये ए, ये बी। ठीक है, और यहाँ पे आपका इस तरीके से। ठीक है, ये एंड है। ठीक, और यदि और देखो, एंड का मतलब देखो डी आ रहा है तो डी टाइप का बनेगा। देखिए इस तरीके, डी टाइप का। ठीक है, ये एक है और गेट होता है, और गेट। तो ओ से क्या पता चला? और ओ कैसा बनता है? गोल बनता है ना, इसी तरीके का बनेगा और गेट। देखिए बन गया, देखो ट्रिक होगी ना याद। ओ हमने पहले ओ बनाया, ओ से ही हम क्या बना देंगे? एंड गेट और गेट बना देंगे। ये बन गया और गेट, यहाँ से काट देंगे इसको, ये इस तरीके से, ये बन गया आपका और गेट, ए और बी, और ये बन गया और गेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डी है एंड गेट, तो डी बना लीजिए, डी बना दीजिए पहले, फिर ये बन गया आपका एंड गेट। ठीक है, ए बी इस तरीके से, ये एंड बन गया, ये आपका और बन गया। समझ में आ गई बात? ट्रिक से हो गया ना, हो गया याद, ट्रिक से हो गया। अब तो नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। चलिए, ये एंड गेट बन गया। ठीक है, एंड गेट का प्रतीक बन गया। यहाँ के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, ए एंड डी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे आप वाई लिख दीजिए। ये होता है आपका इनपुट, ये होता है इनपुट, ये होता है आपका आउटपुट। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हमारा क्या है? बूलियन व्यंजक। इसका बूलियन व्यंजक क्या है भाई? बूलियन व्यंजक इसका लिखेंगे आप, बूलियन व्यंजक क्या होता है? देखिएगा, ए
डॉट बी इक्वल वाई, ये आपका क्या है बूलियन व्यंजक ए एंड बी। चलिए जल्दी से कर लीजिए, ये आ गए ए एंड बी इक्वल टू वाई, इसको बोलेंगे ए एंड बी इक्वल टू वाई। और वाला होता, ओ आर वाला होता तो उसके लिए क्या लिखते ए और बी इक्वल वाई, इसको और बोलते, प्लस नहीं, इसको डॉट नहीं बोलेंगे, इसको ए एंड बी इक्वल वाई, ए और बी इक्वल वाई, ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका। अब आपको क्या है सत्यता सारणी बनानी है। सत्यता सारणी किस तरीके से बनाएंगे ये देखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके नीचे लिखनी है आपको सत्यता सारणी इस तरीके से बनाओगे आप, ठीक है। ये हो गया, और इसमें आप ये, और ये है आपका इनपुट, और ये है आपका आउटपुट। इनपुट में दो होंगे ए और बी, और आउटपुट में क्या होगा ए डॉट बी इक्वल वाई, इस तरीके से। और कितने कुंजी बनेंगी इसमें, 4 बनेंगी, ठीक है। वैसे बढ़िया सी टेबल बनाना, बेहतरीन से दिखाई दे रहा है ना। चलिए ये तो मिटा दिया हमने, ढंग से नहीं बना पाए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यहाँ सत्यता सारणी को मैं क्या बना दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा सत्यता सारणी, ठीक, इस तरीके से बनाएंगे। ये इनपुट आउटपुट, ये ए ये बी, ये ए और ए एंड बी इक्वल वाई, ये बन गया, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, ये देखेंगे, इसको देखिए, हमेशा याद रखना ये होता क्या है कि हम ये दो स्विच हैं, या इस एक में करंट, यानी कि ये 2 स्विच हैं, इनको ऑन करेंगे। ऑन के लिए क्या लगाते हैं हम 1, और ऑफ के लिए लगाते हैं 0। तो आप ऐसा समझिए, ये 1 0 0, ये यहाँ पर क्या करेंगे 0 1 1 1 और 0 0, इस तरीके से आप कर लीजिए, या आपको 1 1 ऊपर लिख दीजिए, जो आपका मन करे वो कर लीजिए। देखिए अब आपका जैसा मन करेगा वैसा आपको होना रहेगा हमारा। चलिए देखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, 2 स्विच हैं, 2 स्विच पे 4 कंडीशन अप्लाई हो सकती है। क्या कि पहले को ऑन करो, दूसरे को ऑफ। पहले को ऑन करो, ऑन के लिए देखिए, ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 0। देखिए 2 स्विच हैं तो क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है, पहले को ऑन करो दूसरे को ऑफ, या दूसरे को ऑफ करो पहले को ऑन, या दोनों को ऑन करो या दोनों को ऑफ। क्या इन 4 कंडीशन के अलावा कुछ बन सकती है? कुछ भी नहीं बनेगी, सोच लेना, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब इसका देखिए सत्यता सारणी बन गई। जब हम क्या करेंगे, हम इसको ऑन कर रहे हैं, इसको ऑफ कर रहे हैं, क्या ये देखिए डॉट का मतलब मल्टीप्लाई से समझो। 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा 0, 1 की मल्टीप्लाई 1, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, ऐसा समझो। ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके समझा दिया। होता क्या है बेसिकली, होता क्या है इसमें, इस तरीके से देखिएगा, इसमें ये देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एक बल्ब लगा होता है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एक बी स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका इस तरीके से, और यहाँ पे आपका एक बल्ब लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, और यहाँ पे आपकी एक बैटरी लगी हुई है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्विच है, यहाँ पे बी है, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं, ये बल्ब जलेगा तो आपको 1 लगाना है, और नहीं जलेगा तो 0 लगाना है। ये इसका फिगर होता है एंड गेट का। होता क्या है कि यहाँ से हमारा करंट फ्लो किया, तो हमने क्या किया, इस वाले स्विच को ऑन किया, इस वाले पहले वाले स्विच को ऑन किया, ये अभी बंद है, तो ये करंट यहाँ तक पहुँचेगा, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, बल्ब अभी नहीं जला, 0 आ गया। अब हमने क्या किया,
अब के इसको तो बंद किया, यहाँ से तार नहीं जोड़ा, लेकिन इस वाली चटकनी को दाब दिया, इस वाली चटकनी को दाबा, तो यहाँ से ही जो करंट आगे नहीं पहुँच रहा, तो यहाँ से बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, 0 आ गया। अब हमने क्या किया, इसको भी ऑन किया, यहाँ से करंट आगे पहुँचा, इसको भी ऑन किया, तो बल्ब तक करंट पहुँच गया तो जल गया, 1 आ गया। अब क्या किया, इसको भी बंद कर दिया और इसको भी बंद कर दिया, ठीक है, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, तो करंट तो यहीं पर रुका रहेगा, क्या बल्ब तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, तो नहीं जला। समझ में आई बात, ये चीज़ कंडीशन होती है, इसका क्या है डायग्राम रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें ड्यूटी भी जाना है और लाइट भी गड़बड़ कर रही है, तो इसका अगला पार्ट अभी बना दूंगा, थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको एडिट करने में, अपलोड करने में भी समस्या होती है, तो इस वीडियो को सिर्फ इतना यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वाले प्रश्नों को जल्दी कराएंगे और हर डेरिवेशन को कराऊंगा इस चैप्टर के को, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।